हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब सकुशल होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ रदरफोर्ड का जो थ्योरी का जो कुछ छूटा हुआ था पार्ट वो, और उसके बाद का जो थ्योरी है जो बहुत बहुत बीबिया है, जो लगातार इससे क्वेश्चन पूछता रहता है, जिसका नाम है नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी। नील्स बोर का एटॉमिक थ्योरी जो है उससे क्वेश्चन आना तय है। लगभग हर साल वहां से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या 2 मार्क्स का हो, पूछता ही पूछता है। इसलिए नील्स बोर का थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से आप समझेंगे और बहुत डिटेल समझेंगे, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। आप बने रहिए इस वीडियो में नील्स बोर की थ्योरी को अच्छी तरह समझने के लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने रदरफोर्ड की थ्योरी को चर्चा किए थे और उसमें कुछ चीज छूटा हुआ था, मैं आज उसको बताने वाला हूं। तो आप सबको पता है कि रदरफोर्ड ने थ्योरी दिया था, उसने उस थ्योरी में एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर थ्योरी को लिखा था। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो पतली से पतली पत्थर लिया था, इनके कॉइल लिया था, इनके फॉल लिया था, वो किसका था? सोने का था, गोल्ड का था। अब गोल्ड का ही क्यों लिया था, इसमें कहानी है कि गोल्ड जो है वो सबसे ज्यादा उसके अंदर अगर तो तन्यता है, मतलब वो गोल्ड को कितने से पतली पतली कर दिया है तो हो सकता है वो टूटता नहीं जल्दी, कागज से भी कई गुना पतली होती है, इसलिए उसको लिया था। तो उसने जब गोल्ड यानी सोना का जब ये किया था, पतली पत्थर लिया था, उसके बाद उसमें कोई रेडियोएक्टिव मैटर द्वारा अल्फा किरणें को डाला गया था, प्रवाह करवाया था। तो ज्यादातर किरणें क्या हुआ कि सीधे निकल गए, कुछ किरणें हल्का सा टर्न हुआ और कुछ किरणें बहुत कम किरणें ऐसा हुआ जो पुनः उसी दिशा में लौट के आया हुआ। जैसे ये एक्सपेरिमेंट है, ये आपका एक्सपेरिमेंट अगर है, ये देख सकते हैं, ये इसका एक्सपेरिमेंट अगर है तो उसी का जो है जो मेन पार्ट है, ठीक है, रियल डायग्राम है ये, ठीक है। ये सोने का ये पत्थर है, इसके अंदर आपको पता है कि ये सोने के पत्थर में छोटे क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, छोटे परमाणु होती है। परमाणु के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, और उसके अंदर फिर प्रोटॉन होती है, न्यूट्रॉन होती है। तो ये सारे जो किरणें पार कर गए, सारी किरणें पार कर गए। और ये जो किरणें जो पीछे से एकदम न्यूक्लियस के नाभिक के परमाणु के पीछे से बीच गया था, वही किरणें क्या रिटर्न होकर आ गया था। ये इसका नजदीक में था, इसलिए हल्का रिटर्न होता। रिटर्न क्यों हुआ था आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के पास क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, और अल्फा पार्टिकल जो होता है उसके पास भी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण उसको क्या कर दिया? पूरी तरह से टोटली उसको विकसित कर दिया गया, रिपल कर दिया गया, ठीक है। तो इससे ये बात पता चला कि परमाणु के ज्यादातर भाग क्या होती है? खाली होती है। ज्यादातर भाग क्या होती है? खाली होती है। और परमाणु के जो मध्य वाला भाग है, बीच वाला भाग है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होती है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। उसके अंदर न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ इसका एक्सपेरिमेंट लाइन था, तो ऑब्जर्वेशन था, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं हम लोग। कभी कभी 2 नंबर पूछेगा कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन को लिखिए, बस 2 या 3 लाइन लिख देना, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि रदरफोर्ड का जो गोल्ड फॉइल का जो एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में क्या करना? चर्चा करना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आपका अवलोकन, ठीक है। तो ज्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए। ज्यादातर अल्फा कण क्या हुआ? पे बिना मुड़े सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण थोड़ा मुड़ा, कुछ अल्फा कण क्या हुआ? हल्का सा मुड़ा। बिल्कुल आम भाषा में, अपनी भाषा में लेके आए हैं। और बहुत मतलब अगर 20,000 अल्फा किरणें अगर रही तो उनमें से एक किरणें ऐसा हुआ जो पूरी तरह से उछल के वापस आ गया। क्यों आ गया? कि वो किरणें आपका बिल्कुल परमाणु के सेंटर पे था और सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज था और वहां से निकल के आ गया। तो इसने बहुत सारे बात से लिखा था, जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। जो परमाणु का अधिकतर भाग खाली होती है, परमाणु के जो बीच वाला भाग होता है उसमें पूरा द्रव्यमान मौजूद रहता है लगभग, और उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या करती है? घूमती है ना। अब ये जो था रदरफोर्ड का ऑब्जर्वेशन का एक व्याख्या था, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत भी आया है, ये आपका बोर्ड में पूछता है 2 नंबर में। हमने 3 से 4 पॉइंट लिखा है, इसीलिए कि अगर हम लोग 2 ही पॉइंट लिखा देंगे तो शायद आपको एक याद रहेगा, बाकी आप भूल जाएंगे। हर एग्जाम में कम से कम आपको 2 या 3 पॉइंट लिखना पड़ेगा, तभी आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने 3 से 4 पॉइंट लिखा है आपको। तो क्या बोला? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के खामियों, मतलब रदरफोर्ड में परमाणु मॉडल के जो फेलियर था, जो कमी था, उस कमी के बारे में हमें क्या करना होगा? कमियों के बारे में बताना होगा। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निम्नलिखित क्या है? कमियां है, आप देख सकते हैं। तो पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन घूमते हुए, उसका कहना था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है, बात तो सही है।
ठीक है। अब उसका कहना था कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ऊर्जा को खो देता है। अब उसका कहना है कि इलेक्ट्रॉन घूमते ऊर्जा को खो देता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्यों खो जाता है? वो बोलता है कि घूमते घूमते आकर नाभिक में क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जंप मार देता है, कूद जाता है, इलेक्ट्रॉन उसका एनर्जी लॉस हो जाता है। जबकि ये बात गलत है। इलेक्ट्रॉन अपनी हमेशा अपनी निश्चित कक्षा में घूमता रहता है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि घूमते घूमते ऊर्जा खो देते हैं और न्यूक्लियस में गिर जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, जो नील्स बोर आगे वाला थ्योरी में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन करेगा इसके बारे में। और अगला पॉइंट ये कहता है इसका जो कमी का, परमाणु एक अस्थायी संरचना इस मॉडल से समझा नहीं जा सका। परमाणु का जो हमेशा परमानेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो इस मॉडल से समझा नहीं जा सका। ठीक है। इसका बहुत सारे बात तो सही निकला, लेकिन जो अस्थायी मॉडल मिलना चाहिए था हमें, अस्थायी परमाणु मॉडल मिलना चाहता है, यहां से तो हमको नहीं मिला, फिर आगे मिलेंगे अलग बात है। और ये कहा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितना घूमती है, किस ऑर्बिट में कितना घूमती है ना, कितना घूमती है, उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसने तो कह दिया कि क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रही है, ठीक है, लेकिन कितना घूमती है, 2 3 4 5, ये इसने नहीं बताया। लेकिन आपको जो है ना अगला वाला थ्योरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नील्स बोर का थ्योरी, उसने बहुत अच्छी तरह से उसे क्या कर दिया, बताया था कि एक पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये सारे जो लाइन है इनका क्या है, कमी है। इनमें से 2 लाइन आपको पूछेगा एग्जाम में लिख देना, तो इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इसमें और एक कमी क्या था कि स्पेक्ट्रम लाइन को समझा नहीं सका। जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप 11th क्लास से पढ़े थे या तो यहाँ पढ़ेंगे, तो वो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो या कोई भी स्पेक्ट्रम हो उसके बारे में समझा नहीं सका। ठीक है। इस कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने नया परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है। वही नील्स बोर ने, मतलब इस रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में जो भी कमियां था उसको दूर करने के लिए नील्स बोर ने एक नया परमाणु मॉडल लेकर आया था। उसमें भी कुछ कमियां थी। इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो लिख लीजिए। आई होप आपको रदरफोर्ड का थ्योरी और उसको कमियों को शायद समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ये बहुत भी क्वेश्चन है। नील्स बोर का थ्योरी तो आता ही आता है, पूछता ही पूछता है। ठीक है। चाहे उसका कमी पूछेगा, चाहे उसका परमाणु मॉडल पूछेगा, चाहे उसका परिभाषा पूछेगा, या तो कुछ ना कुछ इसे पूछता ही है, या तो इसके यहाँ से 1-2 फार्मूला से 1-2 क्वेश्चन तो निकाल के देता ही है। तो सबसे पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल को लिखे। यहाँ पे सिर्फ क्या करना होगा, आपको 2 नंबर पूछे तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है और 1-2 लाइन इसके बारे में बता देना है। तो नील्स बोर ने क्या किया था, रदरफोर्ड की थ्योरी को क्या किया था, उसमें जो कमियां था उसको दूर किया था। ठीक है। तो 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर कर एक नया परमाणु मॉडल दिया था, जिसे हम लोग नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ठीक है। तो उसने जो है ना रदरफोर्ड की जो कमी था उसको दूर करके एक नया परमाणु मॉडल दिया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो इसने ये बात बिल्कुल सही कहा था कि हाँ बीच में नाभिक है और उसमें पॉजिटिव चार्ज है और चारों ओर जो कक्षा आता तो कक्षा का वो नामांकन कर दिया था। ठीक है। कक्षा का नामांकन मतलब इस कक्षा का नाम क्या होगा, पहला कक्षा का नाम हो गया आपका के, उसका LMN, यहाँ पे देख सकते हो KLMN। इस कक्षा का नाम 1 2 3 रखा गया था। और उसने ये भी बता दिया था कि किस कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ की बात करें अगर, तो किस कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो के जब आपका पहला कक्षा है तो n बराबर कितना 1 होगा। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा का जो फॉर्मूला होता है 2n² है। अगर n का वैल्यू कितना लेते हैं 1 लेते हैं तो क्या आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना 2 गुना 1 का स्क्वायर, तो मिला कितना आ जाएगा 2। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 8। इसमें आएगा आपका कितना 2, इसमें कितना आएगा 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना है आपका n का वैल्यू 3 लेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो इसमें कितना आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगला में कितना आएगा 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से उसने पहले तो कक्षा का बहुत अच्छी तरह से नामांकन कर दिया था और उसके बारे में ये बता दिया था कि किस कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। उससे कम है तो भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। ठीक है। तो ये इस तरह से मॉडल को सेट करके उसने क्या कर दिया था, बताया था। और जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है उसको ऑर्बिट बताया था,
उसको एनर्जी का लेवल बताया था। ठीक, ये जो देख रहे हैं ये आपका बीच वाला क्या आपका न्यूक्लियस है, ये आपका पहला कक्षा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका दूसरा कक्षा है। ठीक है, इसमें मिल जाएगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन, इसका नाम होगा सेल। ठीक है, या कक्षा बोल सकते हैं, ऑर्बिट बोल सकते हैं। उसके बाद आपका जो है ना आपका चार्ज, और ये जो आपका बीच में देख रहा है वो एनर्जी लेवल है, ये आपका एनर्जी लेवल है। इसमें कम, उसमें अगला में 2 गुना ज्यादा, अगला में 3 गुना, इस तरह से एनर्जी लेवल। नाभिक के बगल वाला जो होता है उसको इनर कक्षा बोलते हैं, और नाभिक के बाहर वाला कक्षा को आउटर कक्षा बोल सकते हैं हम लोग। ये वाला आउटर कक्षा होगा, ये दोनों इनर कक्षा होगा। ठीक है, ये इनर सेल होगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी लेवल की बात करें तो इसमें एनर्जी लेवल x है तो उसका 2 गुना हो जाएगा 2x, उसका 3x, इस तरह से एनर्जी लेवल इसमें चलता रहता है। ठीक है, तो ये परमाणु मॉडल था किसका, ये परमाणु मॉडल था नील्स बोर का। ठीक है, तो किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 2n² होता है। ठीक है, 2n² होता है। अगर पहला कक्षा निकलना है तो 1 डालना, दूसरा तो 2 डालना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 8, इस तरह से पहला में 2, दूसरा में 8, अगला में 18, अगला में 32, इस तरह से वो निकल सकते हैं। चलिए आगे की जो इसका चीजें है हम समझते हैं, तब तक उसको नोट किया जाए। बोर मॉडल का जो परमाणु मॉडल है उसके मुख्य सिद्धांत का कुछ बातें हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, उसका मुख्य सिद्धांत या मुख्य बातें या मुख्य, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में घूमती है, इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षाओं में घूमती है। दूसरा कहता है कि इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमती है और इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल कहते हैं। इन कक्षाओं क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, मतलब उसमें अलग अलग एनर्जी है और अलग अलग इलेक्ट्रॉन उसमें अलग अलग मात्रा में घूमता है। ठीक है, और इन कक्षाओं का नाम क्या रखा गया था, KLMN। ये पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें, ई की बात करें, तो इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, अधिकतम 2। इसमें कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। इसमें कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, 8। इसमें कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, 18। ठीक है, 2n²। इसमें कितना आएगा इलेक्ट्रॉन आपका 32। ठीक, जैसे n का वैल्यू कितना 2n² है अधिकतम, तो 2 गुना यहाँ के n का वैल्यू कितना रखेंगे, 4। जैसे 16, 16 2 ना 32। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, अलग अलग कक्षा में अलग इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का व्याख्या किया था कक्षाओं में। आगे बात करते हैं इसका दूसरा लाइन क्या है, दूसरा प्रमुख उसका सिद्धांत क्या है। जब प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित कक्षा होता है, जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है एक क्या होता है, इसका निश्चित कक्षा होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूमती है तो ऊर्जा का लॉस, ऊर्जा को नहीं खोता। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का निश्चित कक्षा होता है और इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में घूमती है तो उसमें ऊर्जा का कोई किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का ये जो है ना, ये रदरफोर्ड का बहुत बड़ा कमी था, यहाँ पे कमी दूर कर दिया रदरफोर्ड का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उसका कहने के अनुसार ये था रदरफोर्ड का, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते नाभिक में गिर जाएगा, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है नील्स बोर का, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में क्या करेंगे, वो घूमते रहेंगे। इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में वो घूमते रहेंगे और उसमें ऊर्जा का कभी लॉस नहीं होगा, वो कभी ऊर्जा का लॉस नहीं करेगा घूमते वक्त। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट ये है नील्स बोर का कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेते या छोड़ते समय ऑर्बिट बदलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेंगे या ऊर्जा देंगे तो उसके समय उस समय इलेक्ट्रॉन अपना कक्षा बदल सकता है, ऊर्जा लेते समय और देते समय। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेता है, इनको ऑब्जर्व करे तो, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करे तो इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चला जाता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है, जो हम लोग एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ऑब्जर्व करेगा, लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लोअर कक्षा से हायर कक्षा में ऑर्बिट में वो चला जाएगा। तथा जब एनर्जी खोता है, इनके इमिट करता है, इमिट मतलब निकाल देता है, एनर्जी जब निकालेगा तो उस समय इलेक्ट्रॉन करे तो उस समय इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में चला जाता है, इनका हायर ऑब्जेक्ट से लोअर ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से है तो ये आपका हायर ऑब्जेक्ट यहाँ से क्या चला जाएगा, दूसरा में चला जाएगा। ठीक है, ये चला जाएगा इस तरह से। अगर इस तरह की बात करें इसमें, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन अगर है, ये क्या करेगा, लोअर कक्षा में आ जाता है, कि यहाँ से लेके वो नीचे आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था वो कहाँ आ जाएगा, उसका लोअर कक्षा के नीचे वाला कक्षा में आ जाएगा। दूसरा ये कहता है कि एब्जॉर्ब का फॉर्मूला, एनर्जी लिमिटेड एब्जॉर्ब का फॉर्मूला, तो एनर्जी ई बराबर, ठीक है,
E2 माइनस E1, ये फॉर्मूला पूछता ही पूछता पेपर बोर्ड में आएगा ही आएगा, देखना ठीक है। आप क्वेश्चन बैंक में या तो कोई ऑब्जेक्टिव में देखना, इसको कई बार पूछा गया, पूछता रहता है क्वेश्चन, ठीक। एनर्जी E2 माइनस E1, ठीक है, डेल E बराबर, तो डेल E क्या है, H इंटू न्यू, H इंटू न्यू, H क्या है प्लैंक कांस्टेंट, न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, और यहाँ पे E2 का वैल्यू ज्यादा होगा, E1 का वैल्यू कम होगा, ठीक है। ये जो आपका एनर्जी इमिटेड एब्जॉर्ब का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पॉइंट इसका है एंगुलर मोमेंटम। किसका एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इसको हिंदी में बोलते हैं कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ये फॉर्मूला तो को पूछता है बहुत भी आए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, तो होता है, ठीक है, मतलब ये जो है चौथा में ये बता रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है किसी ऑर्बिट का क्वांटाइज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन केवल वही कक्षा में ले सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है या तो लेगा या कोई कक्षा या देगा, तो वही कक्षा ले सकता है या दे सकता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होता है उस ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। तो इलेक्ट्रॉन केवल वही कक्षा ले सकता है, इलेक्ट्रॉन केवल वही कक्षा ले सकता है जहां उसका एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर सके या क्वांटाइज हो, ठीक है। मतलब एक कक्षा दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन जब जाएंगे तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज हो, एंगुलर मोमेंटम उसका क्वांटाइज हो, ठीक है, मतलब तभी वो इलेक्ट्रॉन को ले दे सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता MBR, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूला MBR, और MBR बराबर क्या आ जाएगा NH अपॉन 2 पाई, NH अपॉन 2 पाई। n क्या है क्वांटम नंबर, बोर मॉडल का क्या हो गया क्वांटम नंबर 1 2 3 यानी के ऑर्बिट का संख्या, पहला कक्षा दूसरा कक्षा तीसरा कक्षा। H क्या है प्लैंक कांस्टेंट जिसका मान होता है आप जानते ही है 6.625 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी आवेग, और r क्या है यहाँ पे जो r है आपका ऑर्बिट का ये त्रिज्या है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल में, ये जो फॉर्मूला होता है ये इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन का आपका क्या है कोणीय वेग है, ये इलेक्ट्रॉन का आपका क्या है कोणीय वेग है, ठीक है, कोणीय संवेग है, इलेक्ट्रॉन का ये कोणीय संवेग है, ठीक। तो चलो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। वो जो था आपका बोर मॉडल का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत का अनुसार जो पॉइंट था वो लिखा हुआ था। अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है बोर मॉडल की कमियों को लिखे, मतलब बोर मॉडल में भी कुछ फेलियर था, बोर मॉडल में भी कुछ कमियां था, बोर मॉडल में भी कुछ सही से व्याख्या नहीं कर सका, उसके बारे में हमें क्या करना होगा चर्चा करना होगा। तो पहला क्या कि बोर मॉडल का जो कमियां वो निम्नलिखित है। तो पहले जो है केवल वह हाइड्रोजन जैसा एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम को ही सही से समझा सका, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेगा, स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में केवल एक इलेक्ट्रॉन वाला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या जिसको इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम के बारे में बात करें स्पेक्ट्रम में, तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट के बारे में ही वो चर्चा कर सका, और एक इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट आपका पूरा पीरियड टेबल में एक ही है जिसका नाम है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे केवल हाइड्रोजन जैसा एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम को ही क्या कर दिया वो ठीक से व्याख्या कर पाया पूरी उसका पूरा चीज। दूसरा क्या है कि कॉम्प्लेक्स एटम्स पर मॉडल फेल हो गया। कॉम्प्लेक्स एटम कहने का मतलब जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में है, डी कक्षा में, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, तो उस चीजों को वो व्याख्या नहीं कर सका। अगला क्या है कि स्पेक्ट्रम का जो लाइन होता है तो स्पेक्ट्रम लाइन की फाइन स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाया। आगे पढ़ेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम का जिसका लाइन होगा उस लाइन का जो है पूरी तरह से इसका स्ट्रक्चर को समझा, संरचना को समझा नहीं सका, ये नील्स बोर की थ्योरी। लेकिन इसमें बहुत हद तक बता दिया था, मैंने बता दिया था कि बहुत हद तक जो पीछे की लाइन है बहुत हद तक सही था, लेकिन ये सब चीजों को समझा नहीं सका, क्योंकि कोई भी
साइंटिस्ट जो है ना, खासकर ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के बारे में पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाया, बहुत सारे ने मिलके अंततः में वो पूरी तरह से एक मॉडल टेबल के रूप में उसको तैयार किया गया। तो स्पेक्ट्रम का जो लाइन है, उस लाइन का जो स्ट्रक्चर है उसको सही से व्याख्या नहीं कर सका। यह मॉडल अस्थायी है, जो आवृत्ति के सापेक्षिक तीव्रता का व्याख्या को नहीं कर सका। ये मॉडल एक प्रकार का अस्थायी मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। और ये जो है ना आवृत्ति के सापेक्षिक जो तीव्रता है, ऊर्जा का इंटेंसिटी है, एनर्जी का इंटेंसिटी है, जैसे मैं ऊर्जा की बात करें तो यह क्या था, एच न्यू था या न्यू एच था, ठीक है। तो एच न्यू, तो ये आपका क्या फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति है। तो आवृत्ति की इंटेंसिटी के आधार पर या सापेक्षिक आधार पर व्याख्या नहीं कर सका। तो ये भी इसका क्या था, फेल्यूर पॉइंट था, कमी था। इसको अब आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ तक रखा जाता है, क्योंकि अभी जो है रदरफोर्ड का जो थ्योरी है जो आपने समझा, उसके बाद फिर आपने जो है बोर मॉडल का थ्योरी जो समझा, इसको बहुत अच्छी तरह से आप लोग समझ लिया और लिख लेना, क्योंकि आगे चल के जो एग्जाम होने वाला है 2026 में, तो उसमें बोर्ड एग्जाम में 12th क्लास में बहुत अच्छा खासा यहाँ से 2-2 नंबर या 2 लाइन या 3 लाइन का पूछता है। उसमें आपको अच्छी तरह से याद करके जाना और लिख के आना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि इसमें मार्क्स बिल्कुल फिक्स रहता है। और बाकी और जो उधर का क्वेश्चन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, उसमें कुछ फॉर्मूला होता है, डायमेंशन होता है, जो सबको ठीक नहीं लगता या सब सही से उसको पढ़ता नहीं है। लेकिन ये सब जब पढ़ लेंगे तो आपका नॉलेज के साथ साथ कुछ जो है बोर्ड में भी अच्छा कर सकते हैं। तो आगे हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।